हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीटेक एजुकेशन में। और आप काफ़ी प्यार दे रहे हैं इस एजुकेशन को। थैंक यू, तहे दिल से स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आरसीसी का लेक्चर नंबर 1 आप देख लिए होंगे, अच्छा लगा होगा। आज जो लेक्चर चलेगा वो आरसीसी का सेकंड लेक्चर रहेगा। लेक्चर नंबर सेकंड पर आज हम बात करेंगे। आरसीसी का जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट वाले में क्या क्या पढ़े थे, पहले हमने देखा था पीसीसी क्या होता है। पीसीसी में इसको क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, एग्रीगेट को मिलाते हैं तो बनता है पीसीसी। दूसरा आरसीसी, आरसीसी क्या होता है, जब इसमें हम क्या करें, सरिया स्टील प्रोवाइड कर दें और साथ में सारे ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहें, उसे हम क्या बोलते हैं, आरसीसी। ठीक है। पीसीसी क्या होता है, ये कंप्रेशन में अच्छा होता है बट टेंशन में क्या होता है, तनन क्षेत्र में, तनन क्षेत्र बोलिए या तो टेंशन बोलिए, क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है। जबकि हमें क्या करना है, तनन में क्या करना है, इसको मजबूत करना है। जब तनन मजबूत करना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमें तनन मजबूत करना होगा तो जाहिर सी बात है कि हम नीचे सरिया प्रोवाइड करेंगे। जब नीचे सरिया प्रोवाइड करेंगे उसी को हम बोलते हैं आरसीसी। इसमें क्या करते हैं, टेंशन बार में, टेंशन, जो हमारा टेंशन होता है, टेंशन जो हमारा नीचे का एरिया होता है, तनन क्षेत्र, टेंशन एरिया, तनन क्षेत्र, तनन क्षेत्र में हम करते क्या हैं, वहाँ पर हम बार प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, बार, या फिर स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टील। उसी को हम क्या बोलते हैं, आर सी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीमेंट, सैंड प्लस एग्रीगेट, ये सारी चीज़ों को हम मिलाते हैं तो ये हमारा बनता है आरसीसी। ठीक है। तो पीसीसी क्या है, आरसीसी क्या है, ये अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिख देते हैं। और पहले में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर हमने जो पढ़ाया है उसके बारे में बता दिया कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल और वाटर, इन सब का क्या होता है, मिक्सर होता है। ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट अच्छी संपीड़न सामर्थ्य होती है, लेकिन तनन में क्या होती है, कमजोर होती है। तनन में क्या होती है, कमजोर होती है। ठीक है, दिख भी रहा होगा, जिससे निर्माण क्षेत्र में इनका काम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है। जैसे आप पीसीसी का रोड, जैसे आप गांव में रहते हैं तो गांव में क्या होता है, जो रोडें बनती है वो किसकी बनती है, वो पीसीसी की बनती है, जिसका हिंदी में नाम है सादा सीमेंट कंक्रीट। सादा सीमेंट कंक्रीट मतलब क्या, उसमें कोई बार का प्रोवाइड नहीं किया गया है, उसमें कोई बार नहीं डाला गया है। जब उसको हम क्या करेंगे, बार डाल दे देते हैं, जब बार उसमें प्रोवाइड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं प्रबलित। प्रबलित मतलब रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट हो जाती है। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आगे, ये चीज़ तो आपको क्लियर हुआ होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सादा सीमेंट कंक्रीट, सादा सीमेंट कंक्रीट, सादा सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रबलित, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, अभी जस्ट डिस्कशन चल ही रहा था। जब हम क्या करेंगे कि तनन क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कोई बीम है, एक हम नॉर्मली एक बीम बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे बीम है और ये हम क्या कर रहे हैं, बार डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम बार डाल देते हैं। ठीक है। तो होता क्या, अगर ये बार नहीं होता तो जाहिर सी बात हम कोई बीम बना नहीं पाते, क्योंकि होता क्या, जो कंक्रीट होती वो क्या होती, तनन में कमजोर होती, जैसे लोड लगता वैसे वो ब्रेक हो जाती, तो जाहिर सी बात हम नहीं बना पाते। इसलिए हमें मजबूत करने के लिए क्या होता है, नीचे बार डाला जाता है। ठीक है। डायग्राम से भी देख लिए होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमारी क्या होती है, पीसीसी जो होती है वो तनन में कमजोर होती है। इसलिए तनन अच्छा करने के लिए नीचे हम क्या करते हैं, बार प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये सारे बात हो चुके हैं, आगे चलते हैं।
हाँ, अब देखिएगा मटेरियल यूज इन आरसीसी। देखिएगा, जैसे अगर हम मटेरियल की बात करेंगे, मटेरियल मतलब क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए आरसीसी बनाएंगे, मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे, तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि आर का मतलब रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट, और सी का मतलब क्या होता है, सीमेंट। सी का मतलब सीमेंट, और एक सी का मतलब क्या होता है, कंक्रीट, कंक्रीट। इन तीनों को मिलाकर हम हमारा क्या होता है, आर सी सी। इन तीनों का, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को मिलाकर हम क्या बनते हैं, आरसीसी बनाते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो वही बात आया है कि आर्क मतलब रेनफोर्स, जिसे प्रबलन कहते हैं, स्टील हो गई, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया। कंक्रीट कैसे बनता है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, वाटर को मिलाकर बनता है। हाँ, कई बार जेई के एग्जाम में ये पूछा गया है, अभी जस्ट बात कर रहे हैं कि जो हम वाटर यूज करेंगे, अगर हम जो वाटर यूज कर रहे हैं जो कंक्रीट बनाने में, उसका पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6 से कम नहीं होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया। और 6 से कम तथा 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 से कम और 8 से अधिक, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 6 और 8 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए पीएच वैल्यू। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं, अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा होता है क्षारीय होता है, 7 से मतलब 7 से ज्यादा, 7 ज्यादा मतलब 8 9 10 कहाँ तक, 14 तक। ठीक है, इसका आप 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। यहाँ पर हम 7 लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 0, यहाँ पर 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय, और जो 7 होगा वो उदासीन होता है। और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं पीएच स्केल पर, पीएच स्केल क्या होता है, माइनस लागार्थम एच प्लस को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। इस ग्रुप में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, अगर जो भी हम सीमेंट वाला काम करेंगे, सीमेंट मतलब जो हम प्रबलित वाला काम करेंगे, जो उसमें एग्रीगेट लेंगे वो 20 mm का लेंगे। ऐसा नहीं कि हम 40 mm ले लें या 10 mm का, तो हम नॉर्मली कितना लेंगे, 20 mm का लेंगे। ये आईएस कोड में रिकमेंडेशन किया गया है। ठीक है, तो आरसीसी संरचना के लिए मोटे मिलावे अभी जस्ट बात की है कि 20 mm लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रेड की बात। किसकी बात करते हैं, ग्रेड की। तो ग्रेड जो होता है, ग्रेड मतलब जो कंक्रीट की जो ग्रेड होती है, कंक्रीट की जो ग्रेड होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई। ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई, इन 3 ग्रेडों में हम क्या किए हैं, जो कंक्रीट होता है उसको डिवाइड किया गया है। अब ग्रेड बनता कैसे है, इसके पहले आता है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। जैसे आप सीटी में पढ़े होंगे 3rd सेम में, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है, हम एक क्यूब लेते हैं, 150 गुणे 150 गुणे 150 का क्यूब लेते हैं। अगर हमें M15 का चेक करना है तो उसका रेशियो लेते हैं, आगे चलकर हम डिस्कशन करेंगे। उसका रेशियो लेते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उसको डालते हैं, और 28 दिन के क्यूरिंग के बाद उसको क्या कहाँ ले जाते हैं, सीटीएम में, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में ले जाते हैं और लोड लगाते हैं। अगर वो लोड 15 न्यूटन पर mm² है तो हम ये बता सकते हैं कि सेफ है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 100 क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे, 100 क्यूब बनाएंगे। और उस 100 क्यूब में अगर 95 या 95 से ज़्यादा क्यूब हमारे क्या हो जा रहे हैं, 15 न्यूटन पर mm से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट्स ओके। केवल क्या होना चाहिए, 5 या 5% से कम होना चाहिए, फेल होना चाहिए। 90% क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अब आप ये कहेंगे सर ये हमारे लिए क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें हर जो ग्रेड है, M10, M15, M20, M35, जो भी ग्रेड हैं उसका हमें क्या ज्ञात करना है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। मतलब एक्चुअल वो कितनी उसके सामर्थ्य को विवियर कर लेगा 28 दिन में। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक, तो देख लीजिए 3 ग्रेड है यहाँ पर। कौन कौन से ग्रेड है, ग्रेड में ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड और हाई ग्रेड। ऑर्डिनरी में हमारा स्टार्ट होता है M10, M15, M20। M का मतलब होता है मिक्स, M का मतलब मिक्स। और 10 क्या है, जैसे मैंने बताया, क्या बताया कि 28 दिन की
क्यूरिंग के बाद जो हमारी स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की, वही हमारी क्या होती है, M10 होती है। M का मतलब मिक्स, 10 का मतलब उस पर कितना हमारा लोड वियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टार्ट होता हमारा M25 से, और कितना हो गया अब IS कोड के न्यू रिकमेंडेशन से M60 हो गया है। कितना हो गया, M60। हाई में M65 से स्टार्ट होता है और ये जाता है M100 तक। कहाँ तक, M100 तक। तो आप समझ गए हैं कि M10 क्या होता है, M15 क्या होता है, M20 क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात को आपको समझाना चाह रहे हैं, आप समझ जाएंगे 1 मिनट में। थोड़ा सा एक पॉइंट्स आपको समझाना। इसी में देखते हैं, तो इसी में हम एक देख लेते हैं, जैसे M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। ठीक है, यहाँ हम क्या लेते हैं, सीमेंट प्लस सैंड, यहाँ एग्रीगेट। ठीक, यहाँ पर इसे कॉलम बना लेते हैं। ठीक, आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। देखिएगा, सीमेंट है तो सीमेंट के सामने, सबके सामने एक एक लगा दिए, एक एक लगा दिए, सबके सामने एक एक लगा दिए। आपने कहा ठीक है सर, एक एक लगा दिए, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, एक एक के बाद, ये 5 है, क्या हो रहा है, ये 5 है, तो 5 के बाद होता क्या है, M5 है, M5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से। ठीक, ये क्या हो गया, 5, तो 5 से स्टार्ट हो गया हमारा। अब 5 के बाद हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। हाँ, 5 हो गया, 5 के बाद 4, 3, 2, अब एक लिखना है ना, पहले 5, 4, 3, 2, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर एक लिखना है ना। तो एक लिखने से हमारा 2 कॉलम आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1.5, और यहाँ क्या लिखेंगे, 1। फिर से देख लीजिए, सब में एक एक लिखना है। यहाँ पर स्टार्टिंग 5 से है, तो यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे, 5 से, 5, 4, 3, 2, 1 लिखना है, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉलम है, इसलिए हम 1.5 कर देंगे। और सबके क्या करना है, हमें डबल करना है, सबका क्या करना है, डबल करना है, सबका क्या करना है, डबल करना है। तो 5 का 10, 8, 6, 4, 3, 2। ठीक है, अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि M20 ग्रेड का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे 1.5, 3, M15 का 1, 2, 4, M25 का 1, 1, 2। आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है M15, M7.5, M10, M15, M20, M25, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वही मैं बात अभी कर रहा था अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है, मैंने बात किया कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 150 mm³ लेते हैं। ठीक है, 28 दिन के बाद क्या क्या होते हैं, तराई करने के बाद जो उसकी सामर्थ्य आती है उसे क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, बात अभी कर ही रहे थे कि 95% हमारा पास होना चाहिए, जबकि 5% ही क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, M20। M का मतलब क्या होता, मिक्स, मिक्स मतलब किसका, सीमेंट सैंड और ग्रेवल का। 20 का मतलब क्या होता, 20 का मतलब जस्ट मैंने बताया कि ये हमारी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है 28 दिन के बाद। ठीक है, कितना, 20 न्यूटन पर mm², जस्ट अभी बता ही दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं मिनिमम ग्रेड, जैसे आपको कुछ, जैसे जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मिनिमम ग्रेड, अगर हम पीसीसी कर रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो मिनिमम ग्रेड M15 होना चाहिए। अगर आरसीसी कर रहे हैं तो M20, मतलब मिनिमम ग्रेड हमें M20 लेना ही पड़ेगा आरसीसी। वाटर टैंक में M20। हाँ, एक बात और समझिएगा, वाटर टैंक अगर हम डिजाइन करते हैं तो वो करते हैं वर्किंग स्टेट मेथड में। जैसे आज के टाइम पर जितने, आगे आगे चलकर बताएंगे, आज के टाइम पर जितने भी डिजाइन कर रहे हैं वो सारे डिजाइन हम लिमिट पर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, लिमिट पर।
बस केवल वाटर टैंक जो डिजाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग स्टेप मेथड पे कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए आरसीसी स्ट्रक्चर अगर सी वाटर, ये भी कई बार जेई में एसएससी जेई में पूछा गया है। ठीक है, तो M30 हो जाएगा। अब देखिएगा पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट, जब ये आगे चलकर पढ़ाएंगे प्री स्ट्रेस के बारे में तो वहाँ बताएंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा M35 और प्री में M40। कैसे याद करेंगे, प्री और पोस्ट, जैसे आप प्री देते, प्री कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको टेंशन ज़्यादा रहती है, टेंशन ज़्यादा मतलब 40, टेंशन ज़्यादा 40। और कब रहेगा, मतलब पोस्ट रहेगा एग्जाम बाद में, तो आपको टेंशन कब, जैसे अगर अभी ये कह दिया जाए कि बीटी बोर्ड का जो एग्जाम है फोर्थ सेम का 20 दिन बाद है, आपके अंदर क्या होगा, तुरंत प्रेशर आ जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, प्रेशर। आप क्या करने लगेंगे, दिन रात पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपको ये लगेगा जितना मन हो उतना पढ़ लीजिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप दिन रात क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। तो वही बात है, अगर हम प्री की बात करते हैं तो M14, पोस्ट की बात करते हैं तो M35। जैसे अगर आपको ये पता चल रहा है हाँ एग्जाम तो जुलाई में, तो आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, कम टाइम होगा तो स्पीड अप बढ़ा देंगे। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास बहुत कम ही टाइम है। ठीक है, तो जिससे आपको क्या होगा कि लास्ट टाइम पर प्रेशर नहीं होगा, आप रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं, जैसे ग्रेड, ग्रेड ऑफ सीमेंट, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या होता है। जो ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है, ग्रेड जैसे कि अभी हमने देखा कंक्रीट के ग्रेड। अच्छा हाँ, और काफ़ी लोग का ये भी डाउट आ रहा था, ये अभी मैं देख रहा था कमेंट में, तो उनका ये डाउट आ रहा था कि सर M25 तक तो बता दिए, M25 के बाद, जो M25 के बाद कोई रेशियो नहीं आता है, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन का मतलब क्या होता है, हम साइट पर जाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर हम साइट पे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वहां पर प्रोपोर्शनल फिक्स करेंगे कि सीमेंट कितना डालना है, सैंड कितना डालना है, एग्रीगेट कितना रहेगा, वो एज ए साइड के अकॉर्डिंग रहेगा कि उस साइड पर किस लोड के लिए वो वियर कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए M25 तक तो हमारा रेशियो दिया, उसके बाद हमारा मिक्स प्रोपोर्शनल पर डिजाइन है। ठीक है, याद रखे रहिए, अगर कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या वाइवा में आपके पूछ लिया जाता है तो आप बता लेंगे आराम से कि M25 तक हम ग्रेड देते हैं, उसके बाद मतलब M25 तक हम प्रोपोर्शनल देते हैं, उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो मिक्स डिजाइन पर बेस है। मिक्स डिजाइन क्या है, एज ए साइट की कंडीशन, मतलब साइट पर जो भी वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। ठीक है, उस लोड के लिए। अब आता है कि यहाँ पर बात करते हैं सीमेंट का, तो सीमेंट के भी हमारे 3 ग्रेड होते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा था कि ऑर्डिनरी हुआ था, फिर स्टैंडर्ड हुआ, फिर हाई हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 33 43 53, 33 43 53, कौन कौन से हो गए, 33 43 53। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, ज्यादातर जो यूज हो रहे हैं वो ग्रेड, वो 43 ग्रेड हो रहा। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेंथ कम मिलता है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है। अब आपको दिमाग में आएगा सर स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल रहा तो उसका यूज होना चाहिए, अरे भैया अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रिलीज होंगी। ठीक है, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रिलीज होगी तो क्रैक्स आने की संभावनाएं बन जाएंगी, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार क्यूरिंग करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसलिए हम क्या करते हैं 43 ग्रेड का यूज करते हैं जो मीडियम होता है। ठीक है, तो यही बात आती है कि समानता अधिकतर निर्माण कार्य में OPC का यूज किया था, BIS के अनुसार 3 ग्रेड है। इन्होंने सीमेंट और सैंड का मसाला बनाया जिससे ऊपर का एरिया 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप अगला आ जाइए, सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एंड रेनफोर्समेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम स्टील जो कंक्रीट के साथ स्टील का यूज क्यों करते, और चीज़ों का यूज कर लें। तो सबसे पहला बात ये आती है कि स्टील हमें हर जगह अवेलेबल हो जाती है, हमें हर जगह मिल जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स क्या है, इसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी होती है, जो कंक्रीट और स्टील के साथ क्या होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है। ठीक है, तीसरी बात आती है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है कि दोनों एक एक साथ क्या होते हैं, फैलते हैं। अगर मान लीजिए ठंडी आए तो एक साथ सिकुड़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और एक साथ क्या होंगे, फैलेंगे, दोनों में समान रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं है,
ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब एफोर्डेबल है कि आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और हर जगह अवेलेबल है, हर मार्केट में आपके निजी जो बगल के शॉप होंगे वहां पर, अगर बिल्डिंग मटेरियल की कोई शॉप होगा वहां मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें। पहले क्या, इस्पात, जैसे बात की है, हाँ एक बात और समझ ले, जैसे इस्पात क्या होता है, मतलब स्टील मजबूत भी होती है, ठीक है, जबकि और एल्युमिनियम ले लिया, कॉपर ले लें, उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। ठीक, और यही बात यहाँ पे कहा गया है, इस्पात संपीड़न तथा तनन में मरोड़ से अधिक शक्तिशाली है, कंक्रीट इस्पात के साथ बहुत अच्छा बंध बनाता है, इस्पात व्यवहार में तन्य होती है, मतलब अधिक तन सकती है। उसके बाद तन्यता का अर्थ है मतलब इस्पात के असफल होने से पहले लंबाई में, जैसे कि मान लीजिए सिंपल एक चीज और समझाते हैं, जैसे अगर लोड लगता है तो लोड के साथ क्या होगा, स्टील क्या होगा, फैलेगी, मतलब क्या होगा, पहले से सूचना दे देगी कि अब हम फेल होने वाले हैं। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे वहां पर मेंटेनेंस या रिपेयर का जो भी काम करना हो आप कर लेंगे। मतलब ये पहले से आपको क्या दे दे रहा, सूचना दे रहा कि आप अलर्ट हो जाइए कि अब हम फेल होने वाले। जैसे आपके यहाँ कोई स्ट्रक्चर है, कोई बीम बनाए हैं या कोई कॉलम बनाए हैं, तो कॉलम ऐसा नहीं है कि लोड लगा तुरंत फेल हो जाएगा, पहले वो क्या होगा, बेंड होगा। जब बेंड होगा तो आपको ये पता चल रहा है कि वास्तव में अभी फेल होने वाला है, अभी ये फेल होने वाला है। जब फेल होने वाला रहता है तो आप तुरंत क्या करते हैं, उसका रिपेयर या मेंटेनेंस करा लेते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उसकी सेफ्टी बच जाती है और अच्छी हो जाती है। ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और और आगे क्या बात है, इस्पात की छड़ समान रूप से औजार एवं मशीनों में आसानी से काटी मोड़ी जा सकती है, स्टील की उम्र अधिक होती है। ठीक है, स्टील आसानी से उपलब्ध होता है, रेखीय प्रसार गुणांक देख लीजिए, लगभग लगभग कितना है, 12 × 10⁻⁻6 पर 6 माने डिग्री पर सेल्सियस। ठीक है, पर डिग्री से, ये किसका है, स्टील और कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, स्टील प्लस कंक्रीट का ये रेखीय प्रसार गुणांक है। आपने कहा ठीक है सर, यहाँ समझ में आ गया, अगर एग्जाम में आता तो आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, मतलब कौन कौन से हम स्टील यूज करेंगे। जैसे आज के टाइम पर FE 250, FE 415, FE 500 ज़्यादातर यूज कौन हो रहा है, FE 415। अब आपके दिमाग में सर FE क्या है, FE मतलब होता है हमारा लोहा, पीरस। ठीक है, 415 क्या है, उसकी यील्ड स्ट्रेस है। कंक्रीट क्या होती है, कंक्रीट की जो डिजाइनिंग हमें देखेंगे आगे चलकर, अल्टीमेट होता है। अल्टीमेट मतलब क्या होता है, लोड लगेगा तुरंत क्या होता है, फेल होने की संभावना होती है। जबकि स्टील में क्या होता है, लोड लगेगा, पहले वो लोड को बियर करेगा, फिर और खींचेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम SM में, आप वहाँ देखते थे, अगर वहाँ पर हम क्या लेते थे, प्लेन बार लेते थे, तो आपका डायग्राम इस तरह से वहाँ बना होगा। यहाँ पर हम क्या लेते थे, स्ट्रेस लेते थे, और यहाँ पर हम क्या लेते थे, तो यहाँ पर देखते थे इस तरह का डायग्राम बनता था। ठीक है, जो आप पढ़ते थे ना कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। उसी के अकॉर्डिंग है। तो माइल्ड स्टील प्लेन, मतलब जो FE 250 होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये पूरी तरह से प्लेन है। ठीक है, FY बता ही दिए, इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, जिसे बोलते हैं क्या, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। उसके बाद HYSD टोर बार, टोर बार में FE 415, जो 415 को हम 40 कहते हैं, और FE 500 के 500 को 50 कहते हैं। FE 400 की जो हमारा आता है यील्ड स्ट्रेस 415, और 500 क्या बोलते हैं, FE 500 को 500 बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारी यील्ड स्ट्रेस होता है, मतलब ये कितने लोड को अच्छे से बियर करेगा। ठीक है, मतलब किसी के लोड के अगर डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज हमारे क्या हो गया, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। टॉर्क मतलब ट्विस्टेड बार, ट्विस्टेड मतलब आप देखते होंगे मार्केट में चले जाएंगे तो वहां सरिया क्या ग्रिप रहता है, ट्विस्टेड रहते हैं वो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब आ जाइए एक और आपका है,
टाइप्स ऑफ लोड, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में बात किया गया है। टाइप्स ऑफ लोड मतलब क्या होता है, आरसीसी संरचना के प्रभाव, आरसीसी संरचना पर भार के प्रभाव। जैसे सबसे पहले डेड लोड, डेड लोड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बात करते हैं, अगर कोई हम कॉलम बना रहे हैं, कोई बीम बना रहे हैं, कोई स्लैब बना रहे हैं, तो उसका एक लोड फिक्स रहेगा, मतलब जिसका मूवमेंट नहीं होगा वो फिक्स रहेगा, दैट इज डेड लोड। लाइव लोड क्या, जैसे हम यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं ना, मतलब जहां पर लोड का मूवमेंट होता है दैट इज ए डेड, दैट इज ए लाइव लोड। लाइव लोड इसका देखिए, पहले डेड लोड का 875 पार्ट 1 1987 बताया गया। डेड लोड या इम्पोज लोड की बात किया 875 पार्ट 2 में दिया गया। अब आता विंड लोड। विंड मतलब जैसे शिमला है, मनाली है, वहां पर हवाएं चलती हैं, उस स्ट्रक्चर पर हम वो भी लोड क्या करेंगे, काउंट करेंगे, विंड लोड। तो ये भी आता 875 पार्ट 3 में बात करते हैं। अब आता स्नो लोड। स्नो लोड जैसे आप जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि अगर आप शिमला में हैं या फिर देहरादून में हैं या फिर जम्मू में हैं, तो वहाँ बर्फ पड़ता है, तो वो भी लोड कंसीडर करते हैं, दैट इज स्नो लोड 875 पार्ट 4। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसको याद रखे रहेगा। हाँ, ये बार जो आया है, ये कई बार जेई में एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कि अर्थ क्विक लोड मतलब जो भूकंप क्या आता है, ये बताया गया है IS 873, ठीक है, 2002 में इसके बारे में बताया गया कि IS 873 2002 पार्ट 1 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आगे चलकर देखेंगे, पहले टॉपिक में तो यही सारी चीजें थी, आगे चलकर हम देखेंगे मेथड ऑफ डिजाइन, आरसीसी डिजाइन, मतलब हम आरसीसी डिजाइन कैसे करेंगे। आरसीसी डिजाइन जनरली हम यहाँ पर 3 दिया है, बट हम 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। 3 हमारे पास है, वर्किंग, अल्टीमेट और लिमिट। तो ज़्यादातर हम 2 ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक लिमिट के बारे में और दूसरा हम वर्किंग के बारे में, ठीक है। आगे चलकर हम इन्हीं सब के क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर कुछ डाउट आता है, अगर कुछ लगता है कि हाँ सर इसमें और चीज़ें इम्प्रूवमेंट और करिए, तो जाहिर सी बात है इसमें जोड़ा जाएगा, जो जो रहेगी इम्प्रूवमेंट करने का वो चीज़ें किया जाएगा। बस आप लेक्चर को देखिए, समझिए, कोई डाउट आता है तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट जो है उस पर क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज लिख सकते हैं कि ये हमें डाउट आ रहा है, आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप प्यार बनाए रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जाहिर सी बात है कि आपके सारे पेरेंट्स आपसे बड़ी उम्मीद लगाए होंगे, आप कुछ लाइफ में अच्छा करेंगे, तो मेरी कामना सबके आपके सबके साथ है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा ही करेंगे। और इसी तरह से पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।